हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो एक टॉपिक है समास, तो समास का पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। समास, देखिए दोस्तों, समास जो भी आप पढ़िएगा, तो जो भी आप लोग इंटरमीडिएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जेएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इन जनरल एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो जेपीएससी मेंस को कंसिडर करते हुए तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह का नोट्स या जिस तरह का पीडीएफ मैंने आज आपके सामने रखा है, इसको आप लोग फॉलो कीजिए और इसी तरह की आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो भी जेएससी रिलेटेड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएससी सीजीएल हो, जेएससी का आपका एलडीसी की तैयारी हो या फिर और भी अन्य एग्जामिनेशन, तो आपके लिए एक नागपुरी का प्रैक्टिस वर्कबुक प्रोवाइड कराया जा रहा है एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से। ये प्रैक्टिस वर्कबुक, ये देखिए, इसको मेरे द्वारा तैयार किया गया है और स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। और एक रियल टाइम एग्जामिनेशंस के लिए उसमें ओएमआर सीट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस नागपुरी का सेट को आप लगा सकते हैं। 20 क्वेश्चंस का सेट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2000 है और साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हैं नागपुरी के, उसको भी प्रोवाइड कराया गया है इस प्रैक्टिस वर्कबुक में। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आइए अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। समास, तो समास क्या है? तो समास शब्द सम और अस धातु कर जोग से बनेला, समास कर शाब्दिक अर्थ होवेला संक्षेप। यहां पर देखिए, ये जो 6 लिखा हुआ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग ये 6 लिखिएगा। ठीक है, छमेकार 6, ये वाला छतरी वाला 6 लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो समास किसको कहेंगे? समास शब्द सम और अस धातु के योग से बनता है। ठीक है, उसी से समास बनता है। ठीक है, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, यानी कि छोटा कर देना होता है। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा में आते हैं कि दुई या दुई से बगरा शब्द मनक मेल से बनल नवा शब्द जेकर सार्थक अर्थ होवेला समास कहलाता है। ठीक है, तो समास किसको कहेंगे? दो या दो से बगरा, बगरा मतलब कि ज्यादा, और यहां पर लिखा हुआ है शब्द मनक। शब्द मनक को हिंदी में कैसे बोलेंगे? शब्दों। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिख रहे हैं हम लोग? नागपुरी में कैसे लिख रहे हैं? शब्द मनक। ठीक है, और वही हिंदी में कैसे हो जाएगा? शब्दों। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर यह समझना है कि जो नागपुरी लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, वो हिंदी से किस तरह से डिफरेंट है। तो जो लोग नए हैं और नागपुरी भाषा का चयन किए हैं, आप लोग को इन सभी बातों पे थोड़ा ध्यान देना होगा। है काफी इजी, और नागपुरी के जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इजी है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 6th जेपीएससी में ये पूछा गया है कि अव्यय के किसको कहते हैं, अव्यय के बारे में बतलाइए। ठीक है, मैं आज के वीडियो में समास के बारे में बतला रहा हूं। अगर डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि समास और उसका उदाहरण के साथ विवेचना करूं या फिर कुछ भी, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैसे कि समास और संधि कर बीच कर अंतर के विश्लेषणात्मक वर्णन करूं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधि और समास का जो अंतर है उसके बारे में आप पूरी विवेचना के साथ बतलाइए। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा ना, तो उसको किस तरह से लिखना है, तो जो भी जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वो आपको पूरा कंफर्म बतलाया गया है आज की इस वीडियो में। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग समास की परिभाषा देखते हैं कि दु या दु से बगरा शब्द का मेल से जो नया शब्द बनता है और उसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। जैसे राइज कर कवि, तो उसको क्या कहेंगे? राजकवि। ठीक है, राजा कर महल, उसको क्या कहेंगे? राजमहल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप लोग इतना तो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखिएगा? आप लोग इस तरह से एक ब्लॉक बनाइएगा। जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप लोग इस तरह से ब्लॉक बनाइएगा और साइड में इस तरह से लिखिएगा कि जिसमें पहिल पद या फिर पूर्व पद जो है वो राइज है या फिर राज है। देखिए यहां पर राइज जो लिखा हुआ है ना, इसमें यहां पर जो राइज लिखा हुआ ये पहला पद है, यहां पर जो राजा लिखा हुआ ये पहला पद है, इसी को पहिल पद या पूर्व पद कहेंगे। ठीक है, और उत्तर पद किसको कहेंगे? कवि और महल। यहां पर जो कवि लिखा हुआ है और जो महल जो लिखा हुआ है,
इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पद। तो आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल डालिएगा, उसके बाद यहां पर एक ब्लॉक बना के लिखिएगा सेपरेट कि पहल पद इसमें कौन है, राइज है और राज है। फिर जो उत्तर पद है वो कौन सा है, तो कवि है और महल है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखिएगा तो एक अच्छा इंप्रेशन जमता है। ठीक है, तो राज कवि हो गया और राजमहल हो गया, तो उसी को हम लोग समस्त पद कहेंगे या समास का निर्माण हुआ। ठीक है, कैसे समास का निर्माण हुआ कि दो या दो से बगरा शब्द का योग हुआ और एक नया शब्द बना जिसका कोई सार्थक अर्थ हुआ। ठीक है, जैसे कि राइज कर कवि, तो इसी से बना क्या, राज कवि। राजा कर महल, इससे क्या बना, राजमहल। ठीक है, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे, बहुत अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए इस तरह का एग्जाम्पल आपको हर तरह के बुक में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप नागपुरी का जेपीएससी का तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके पास जो एग्जाम्पल होना चाहिए वो बिट डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। तो वो क्या होगा, देखिए छहियाई। ठीक है, छहियाई का मतलब क्या होता है, छांव कर नीचे आवे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है छहियाई। ठीक है, या फिर उसी को बोला जाता है कि छांव के नीचे अगर कोई आराम कर रहा है। ठीक है, सुस्ता रहा है, छांव कर नीचे, पेड़ कर गच कर छांव ने सुस्ताई रही, तो उसको आप एक ही शब्द क्या बोलिएगा, छहियाई रही। ठीक है, छहियाई रहे। ठीक है, छहियाई रहीस। ठीक है, ये मैं सबको सब बतलाऊंगा आपको कि कहीं पर कहां पर रहीस लगेगा, कहां पर रहे लगेगा, ये मैं धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ बताऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। अभी के समय आप लोग बस ये समझिए छहियाई भी एक तरह का समास हुआ जो कि छांव कर नीचे आवे। ठीक है, इसमें दो से बगरा पद सब हुआ ना, यहां पर सिर्फ दो ही पद था, राज और कवि, राजा और महल। लेकिन यहां पर क्या है, छांव है, कर है, नीचे है, आवेक है, ये सारे बगरा, दो से ज्यादा शब्द, दो से बगरा शब्द का संयोग हुआ, जोग हुआ और उससे एक नया शब्द बना जिसको छहियाई बोला गया। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपरे देवल उदाहरण से ई बात सफा हो जाएला कि समास कर मदद से बगरा बात के थोड़े कुन शब्द से कहल जा सकेला या बगरा के संक्षेप करल जा सकेला। ठीक है, तो ऊपर दिए हुए उदाहरण से हम लोगों को ये बहुत अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि समास की मदद से बगरा बात मतलब कि ज्यादा बात को थोड़े कुन का मतलब थोड़े से ही शब्दों में कहा जा सकता है। ठीक है, और बगरा शब्द को संक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, आगे है देवल उदाहरण में राइज कवि और राजमहल समस्त पद या समासिक पद है के। ठीक है, देखिए ये राज कवि और राजमहल जो है वो समस्त पद या फिर समासिक पद है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, आप अब ये बना कैसे है, समस्त पद जो बना वो कैसे बना है, तो वो समास के नियम से बना है। ठीक है, समास का नियम क्या है कि दो या दो से बगरा शब्द जो है उसका जोग हो जाता है और जो विभक्ति है, जो प्रत्यय है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, जो सार्थक अर्थ जो आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कोई बीच का जो विभक्ति, जैसे यहां पर कर विभक्ति है। ठीक है, कर विभक्ति है तो उसका लोप हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज्यादातर बुक में, किताबों में ये लिखा हुआ रहता है विभक्ति कर प्रत्यय कर लोप हो जाएगा। तो आप लोग इस पॉइंट को भी यहां पर लिख सकते हैं या लिखिएगा कि विभक्ति कर लोप हो जावेला। ठीक है, क्या लिखिएगा कि विभक्ति जो होता है उसका लोप हो जाता है और नया समासिक पद बनता है। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समासिक पद या समस्त पद अब किसको कहते हैं, आप लोग एक पॉइंट में इसको दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं कि वैसन शब्द या पद कर समूह जे समास कर नियम से बनेला ओके समासिक पद कहेना। अभी इसी बात को मैंने आपको समझाया कि समास के नियम से जो शब्द बना उसी को समासिक पद या समस्त पद कहें। समास का नियम क्या है कि दो या दो से बगरा शब्द का जोग होता है जिसमें कि विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पद के जुदा करे या तोड़े कर तरीका के समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, कि समस्त पद जो बना उसको हम लोग जो तोड़ते हैं या जुदा करते हैं या अलग करते हैं ना, तो उसी को समास विग्रह कहा जाता है। ये एक पॉइंट है, इसको भी आप डालिएगा। अब इसका एग्जाम्पल है नागवंश। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नागमनक वंश। ठीक है, नागवंश क्या है, एक तरह का समस्त पद है। नागमनक वंश क्या है, तो ये समास विग्रह हो गया है। ठीक है, जिस तरह से स्लाइड में आपको दिखलाया गया है उसी तरह की आंसर राइटिंग आप लोग करेंगे। ठीक है,
इससे क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एग्जामिनर को मिल रहा है। जो आपके जो कॉपी को जो चेक करेंगे उनको एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है, तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब समास की विशेषता। अब ऊपर जो हम लोगों ने परिभाषा देखा, ऊपर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ऊपर जो एग्जाम्पल जो भी हम लोगों ने देखा समास के बारे में, उससे हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष है कि समास का विशेषता क्या होता है। ठीक है, तो समास का क्या क्या विशेषता है, पॉइंट वाइज में बतलाते हैं। पहला है कि समास में दुई या दुई से बगरा पद मनक जोग होवेला, मतलब दो या दो से अधिक जो पद हैं। पद मतलब क्या हुआ, शब्द है। ठीक है, पद मतलब क्या हो रहा है, शब्द है, उसका जोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे है। दुई पद कर जोग से एक पद बनेला, जेके समासिक पद कहे ना। ठीक है, दो पदों के मिलने से जो पद बना है उसी को समस्त पद या समासिक पद कहेंगे। आगे है, दुयो पद कर माझे कर विभक्ति कर लोप हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों पद जो होता है उसके माझे मतलब कि बीच का जो विभक्ति है, ठीक है, उसका लोप हो जाता है। इन जनरल आप लोग देखिएगा कि कारक की विभक्ति हम लोगों ने पढ़ा है, तो कारक की विभक्ति में जैसे कर्ता कारक नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, कर्ता कारक नहीं होता है, लेकिन उसके बाद के जो भी कारक होते हैं, कर्म कारक हो गए, करण कारण अधिकरण हो गया, संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, ये सब जो कारक हैं ये सब तो होते हैं ना, तो उसकी जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है समास में। अगर आप लोग कारक नहीं पढ़े हैं तो कारक का भी फुल डिटेल बहुत अच्छे तरीके से एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, आप लोग चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में नागपुरी ग्रामर के सेक्शन में जाइए, उसमें आपको नागपुरी ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो मिल जाएगा आराम से। वो सब की आप लोग तैयारी कीजिए और उसी तरह से आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दुयो पद में कखनो पहला पद तो कखनो दूसर पद मुद हो जाए ना, और कखनो दुयो पद मुद हो जाए ना, तो इसमें कभी उत्तर पद या फिर कभी पूर्व पद मुख्य हो जाता है, उसकी प्रधानता होती है, या फिर कभी कभी दोनों पदों की प्रधानता होती है। यही समास की विशेषता है। आगे है कि समास का मदद से बगरा बात के थोने कुन शब्द से कहल जाए सकेला, मतलब कि थोड़ी सी ही बात से थोड़े कुन मतलब कि थोड़े से ही शब्द में कहा जा सकता है। तो ये समास की विशेषता है। ये भी 3-4 पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब समास कर प्रकार की बात करते हैं। देखिए, समास के बारे में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो कई तरह के जो मतलब कि व्याकरणविद जो हैं, व्याकरणविद कहिए या फिर आप कहिए जो व्याकरण के जानकार लोग हैं नागपुरी के, वो कई तरह की अपनी अपनी परिभाषाएं, अपनी अपनी मतलब कि भेद बतलाए हैं समास का। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो नागपुरी सदनी व्याकरण जो है उसके द्वारा जो भेद बताया गया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि जान लेंगे सभी को। ठीक है, जैसे कि नागपुरी सदनी व्याकरण कर अनुसार समास कर 7 ठो भेद आए, तो वो 7 भेद हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अवयवी भाव समास है, नई समास है और बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है, नागपुरी सदनी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, आगे है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो हैं वो भी बतलाए हैं समास का भेद, तो उनके अनुसार 8 ठो भेद है। ठीक है, नागपुरी सदनी व्याकरण में कै ठो भेद है, तो 7 ठो भेद है। तो इस 7 ठो भेद के बाद एक और वो एक्स्ट्रा भेद बताए हैं। देखिए, 7 भेद तो एज इट इज है, एक्स्ट्रा एक जो भेद है उसका नाम ये दिए हैं मध्यम पदलोपी समास। ठीक है, जो भी आप 7 भेद यहां पर पढ़ रहे हैं नागपुरी सदनी व्याकरण में, वही 7 भेद ये भी बताए हैं, लेकिन उसके अलावा एक और भेद बताए हैं जिसको मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि नागपुरी सदनी व्याकरण में लोग 7 भेद बोले, क्योंकि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी तो व्याकरण के जानकार हैं, तो हिंदी का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण के जानकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नागपुरी सदनी व्याकरण हम लोग को 7 बता रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि क्योंकि जो तत्पुरुष समास जो आप देख रहे हैं ना, ये तत्पुरुष समास, तो इसी तत्पुरुष समास से ये मिलता जुलता है। मध्यम पदलोपी समास जो है ना वो मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, मध्यम पदलोपी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग 7 भेद के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, एक और है कि पीटर शांति नौरंगी जो है ना वो 5 ही ठो भेद बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास बताए थे ये। ठीक है,
तो आप लोग ये जान लीजिए कि 3 प्रकार से लोगों ने समास को विभाजित किया है या फिर इसके भेद को बताया है। पहला क्या है, नागपुरी सदनी व्याकरण के अनुसार 7 भेद, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 भेद, पीटर शांति नौरंगी 5 भेद। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7 भेद। जो नागपुरी सदनी व्याकरण के बारे में जो बतलाया गया है, जो भेद बताए हैं 7 भेद, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा है। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास क्या है, उसका जो परिभाषा कुछ इस तरह से है, समास जेकर में उत्तर पद यानी कि आखिरी पद कर प्रधानता होवेला उके तत्पुरुष समास कहेना। ठीक है, अब इसमें जो भी होता है ना, कारक का जो विभक्ति, कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, समास में कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो आप हर समास में आप इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे वो तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय समास हो, या फिर जो भी आगे अभी हम लोग देखते जाएंगे, वो सारे समासों में कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। तो कुछ कुछ बुक में आप देखिएगा कि समास जेकर में उत्तर पद कर प्रधानता होवेला और कारक कर विभक्ति कर लोप हो जावेला, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कारक की विभक्ति का लोप आप सब में ऐड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि समास जेकर में उत्तर पद यानी कि आखिरी पद कर प्रधानता होवेला ओके तत्पुरुष समास कहेना। अब एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं, बन मानुष, कट फोड़वा, पानी भरवा मन। ठीक है, अब देखिए इसमें मानुष जो है, मनुष्य जो है वो प्रधान है। ठीक है, अगर वन में रहा तो उसी को वन मानुष कह देंगे। ठीक है, अगर शहर में रहा तो शहर मानुष कह देंगे। ठीक है, तो मानुष जहां जहां पर जाएगा उसके अकॉर्डिंग समासिक पद बनेगा। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे कट फोड़वा, ठीक है, तो मेन काम का है, फोड़वा का काम है, काठी को फाड़ रहा है इसीलिए कट फोड़वा। ठीक है, माटी को फोड़ेगा तो मट फोड़वा। ठीक है, घर को फोड़ेगा तो घर फोड़वा। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप लोग। अब जैसे यहां पर देखिए पानी भरवा है, पानी भर रहा है तो पानी भरवा। ठीक है, मेन काम क्या करने का है, भरने का काम, तो आखिरी पद जो है इसका प्रधानता है, इसीलिए इसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे है कर्मधारय समास। तो समास कर वैसन रूप जेकर में समासिक पद पूर्व या उत्तर पद विशेषण हो जाएला कर्मधारय समास कहायला। ठीक है, देखिए समासिक पद जो है ना वो अगर विशेषण हो जाता है, विशेषण क्या होता है, तो विशेषण का भी वीडियो आपको एडोम कुरन चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसके बारे में बताया जा चुका है। यहां पर मैं बता देता हूं, विशेषण मतलब कि कोई विशेषता हो जिसकी। ठीक है, तो उसी को कहेंगे विशेषण। ठीक है, एकदम मोटा मोटी वर्ड, एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बतला रहे हैं कि किसी चीज का कुछ विशेषता हो तो उसी को कहेंगे विशेषण। तो कर्मधारय समास में क्या बताया जा रहा है कि समास का वैसन रूप जिसका में जो समासिक पद जो होता है वो विशेषण हो जाता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसी को कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, पीतांबर, पीतांबर इसको कैसे बोलेंगे, पियर आहे जेकर अंबर। अंबर का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आता है, वस्त्र, वसन, अंबर, पटचीर, इस तरह से होता है ना। तो अंबर का मतलब होता है कपड़ा, तो वैसा कपड़ा जो पीला है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे पीतांबर। पीतांबर आहे जे कपड़ा, जे अंबर। ठीक है, उसी को कहेंगे पीतांबर। नील कमल, नीला आहे जे कमल। ठीक है, तो पियर क्या हो गया, ये एक तरह की विशेषता है। नीला क्या हो गया, एक तरह की विशेषता है कि नीला रंग का है। ठीक है, तो जो कमल नीला है तो उसी को कहेंगे नील कमल। जो अंबर यानी कि जो कपड़ा पीला है तो उसी को कहेंगे पीतांबर। ठीक है, तो इसमें विशेषण का बोध हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय समास। आई होप इसको आप समझे होंगे कि ऊपरे देवल उदाहरण में पियर और नीला विशेषण है जे अंबर और कमल कर विशेषता के प्रदर्शित करेला। ठीक है, या फिर बताएला, तो उसी को कहेंगे कर्मधारय समास। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, द्विगु समास। समास में अच्छा एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, जैसे कि इसमें मैंने आपको एक ही लाइन में लिख दिया है, तो जो भी आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना उसमें अगर आप लोग ब्लॉक बना के लिख दीजिएगा ना, कि जैसे लिख दीजिएगा पियर, उसके बाद फिर डैश दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा विशेषण। ठीक है, नीला। ठीक है, तो नीला के बाद फिर ऐसे करके डैश दे दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा विशेषण। तो इससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन जाएगा आपका नोट्स, या फिर आपका जो आंसर राइटिंग जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द्विगु समास। अब समास जेकर में पहला पद या पूर्व पद संख्या कर बोध कराए ना, उसको द्विगु समास कहे ना। तो वैसा समास जिसमें पहला पद जो है वो संख्या का बोध करा रहा है, जैसे सतघरवा, चरगोड़वा, नौलखा, चाइर आना। ठीक है, तो आप देखिएगा सतघरवा मतलब कि 7 गो घर वाला, तो उसी को कहेंगे 7। 7 एक तरह का संख्या है। ठीक है, अच्छा सतघरवा से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि हेठे देवल में से कौन झारखंड कल खेला है के, खेल है के, तो सतघरवा उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो मैंने ऐसा भी कोशिश किया है कि वैसे एग्जाम्पल्स को आपके सामने रखा जाए जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाइएगा और एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी ज्यादा अच्छा होगी। ठीक है, तो देखिए सतघरवा है, चरगोड़वा है, नौलखा। चरगोड़वा मतलब कि 4 ठो जिसका गोड़ है, पैर है, पैर को गोड़ कहते हैं। नौलखा मतलब कि 9 लाख का। चाइर आना, हम लोग पहले याद कीजिए, चाइर आना होता था, 8 आना होता था, इस तरह से होता था ना, अठन्नी चवन्नी, उसी को चाइर आना कहते थे। ठीक है, तो जिससे संख्या का बोध हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास। ठीक है, अब आगे है द्वंद्व समास। तो समास कर वैसन रूप जेकर में समासिक पद पूर्व और उत्तर पद, ठीक है, संज्ञा हो जाएला और उनकर संयोजक कर लोप हो जाएला, द्वंद्व समास कहाएला। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, वैसा समास का रूप जिसमें कि समासिक पद, जिसमें कि पूर्व यानी कि पहला पद, और यहां पर क्या लिखा हुआ, और उत्तर पद दोनों संज्ञा हो जाता है। ठीक है, और उनका जो संयोजक है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, संयोजक किसे कहेंगे, ये जो और जो होता है ना वही संयोजक होता है। ठीक है, तो उसका लोप हो जाता है, तो उसी को द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, द्वंद्व समास कर माने होवेला जोड़ा। ठीक है, और हिया संयोजक कर माने और है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ जैसे समझते हैं, माटी और काठी होता है। ठीक है, तो और का लोप हो गया और हम लोग क्या लिख रहे हैं, माटी काठी। माटी भी संज्ञा है, काठी भी संज्ञा है। भूति बनी, ठीक है, भूति और बनी तो कर रखे पड़ी, ऐसे बोलता है लोग ना। ठीक है, भूति और बनी तो अब कर रखे पड़ी, है ना। तो और यहाँ का लोप हो गया, माई और छुआ घूमे जात रहे। ठीक है, घर दूरा कर ठिकाने नहीं। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, घर और दूरा कर तो ठिकाने नहीं, बड़का बड़का बात करिसला। ठीक है, तो इस तरह से बोला जाता है। तो घर और दूरा, यहाँ पर और गायब है, उसका लोप हो गया है, तो उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऊपरे दुअल उदाहरण में और शब्द कर लोप हो जाए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तो अव्यय कर जोग से जे शब्द बनेला ओके अव्ययी भाव समास कहे ना। ठीक है, अव्यय का योग से, ठीक है, मतलब कि वैसा समास जिसमें अव्यय की प्रधानता होती है, तो उसी को अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब अव्यय क्या है, अव्यय एक प्रकार कर अविकारी शब्द होवेला जेकर मूल रूप नी बदलेला। ठीक है, हालांकि अव्यय का क्वेश्चन पिछले बार 6th जेपीएससी में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अव्यय के बारे में अभी वीडियो तो अपलोड नहीं किया है, बहुत जल्द उसका भी अब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अभी आप लोग मोटा मोटी यही समझिए, अव्यय एक प्रकार का अविकारी शब्द होता है। अविकारी मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे यहां पर भी देखिए, जैसे मैं बतलाता हूं, जैसे कौन, कौन एक तरह का अविकारी शब्द है। ठीक है, कौन लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी कोने रहेगा। कौन लड़का जाय रहे, कौन लड़की जाय रहे, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब हर, हर खेवा, देख रहे हैं, उ लाइल। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो रेड मार्क्ड है वो अव्यय है। और अव्यय के साथ जो समास बना है, जैसे कौन खन मतलब कौन समय, हर खेवा मतलब हर समय। ठीक है, उ लाइल मतलब कि उस जगह। ठीक है, तो यहां पर देखिए उ है, हर है और कौन है, एक तरह का अव्यय है, और इसके जोग से जो शब्द बनता है उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई समास। ठीक है, तो नई समास का क्या है, नई समास वैसन रूप, समास कर वैसन रूप जेकर में समासिक पद पूर्व या उत्तर पद जो है वो नकारात्मक भाव के प्रकट करेला, नई समास कहाएला। तो वैसा समास जिसका उत्तर पद मतलब या पूर्व पद यानी कि समासिक पद जो भी है वो नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, जैसे बदरंग। ठीक है, रंग है, तो रंग में तो अच्छा रंग भी हो सकता है, खराब रंग भी हो सकता है, तो बदरंग का मतलब हुआ खराब रंग। ठीक है, बेलूरा, लूरा का मतलब होता है बुद्धि वाला। ठीक है, लेकिन बेल अगर लग जाता है तो बेलूरा कहलाता है, मतलब बिना बुद्धि वाला। ठीक है, खसुआहा, ठीक है,
खसुआहा अगर वर्ड यहां पर लगा हुआ है, खसु मतलब कि खराब है, ठीक है, खसु हो जाना, खसु एक तरह का रोग भी होता है, चर्म रोग को खसु कहते हैं। अनहोनी, ठीक है, तो ये सब जितना भी है वो नई समास के अंतर्गत आता है, जो कि नकारात्मक भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुव्रीहि समास, अगला समास है बहुव्रीहि समास। उसमें क्या है, समास जेकर में समासिक पद से बनल शब्द मुदनी होवेला और कोने दूसर अर्थ के बताएला बहुव्रीहि समास कहेना। देखिए इसमें क्या है कि वैसा समास जिसमें समासिक पद जो है, समासिक पद मतलब कि समस्त पद जो बनता है वो अपना अर्थ ना बता के कोई दूसरा अर्थ बताता है, ठीक है। माने कि समासिक पद कोनो और शब्द के संकेत देवेला। समासिक पद जो बना, ठीक है, उत्तर पद और पूर्व पद के मिलने से समासिक पद बनता है। अब वो समासिक पद जो है वो अपना माने नहीं बता रहा, वो किसी दूसरे शब्द की ओर इंगित करता है, तो उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हंस वाहिनी, ठीक है, हंस जेकर वाहिनी वाहन आहे तो उसी को कहेंगे क्या, हंस वाहिनी। लेकिन हंस वाहिनी कहते किसको हैं, तो माय सरस्वती को कहते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हैं, हंस जिसका वाहन है तो हंस वाहिनी एक समास बन गया, समस्त पद बन गया हंस वाहिनी। लेकिन हंस वाहिनी किसको कहते हैं, तो माय सरस्वती को कहते हैं। उसी तरह से बंसी धरक वाला, ठीक है, बंसी आपका हो गया आपका पूर्व पद और वाला हो गया आपका उत्तर पद, धरक वाला हो गया आपको उत्तर पद। तो इससे क्या बना, समस्त पद बंसीधर बना। अब बंसीधर किसको कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। उसी तरह से निशाचर, तो रात में भूलेक वाला या घूमेक वाला, ठीक है, हम लोग भूलना घूमना कहते हैं ना, तो रात में जो घूमता है उसको कहेंगे हम लोग क्या, एक शब्द क्या बनेगा उसके लिए, समास क्या बनेगा, निशाचर। लेकिन निशाचर कौन होता है, तो राक्षस लोग को कहते हैं, ठीक है, भूत पिशाच राक्षस सबको कहते हैं कि निशाचर है सर, ठीक है। तो ये है नागपुरी सदनी व्याकरण के द्वारा जो दिया गया समास का भेद। अब एक जो एक्स्ट्रा भेद है उसके बारे में भी जान ही लीजिए कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी ऊपरे देवल समास कर बादे एगो और भेद बताए है कहें, तो वो कौन सा भेद है, मध्यम पदलोपी समास, ठीक है। तो मध्यम पदलोपी समास का मतलब एग्जाम्पल क्या है, मतलब परिभाषा क्या है, समास कर वैसन रूप जेकर में पहला पद और उत्तर पद कर संबंध बताए वाला पद कर लोप हो जाएला, मध्यम पदलोपी समास कहे ना, ठीक है। तो समास का वैसा रूप जिसमें पहला पद और उत्तर पद का संबंध बताने वाला जो पद होता है, जो शब्द होता है, जो विभक्ति होता है, उसका लोप हो जाता है। तो यही चीज तो पूरे समास में हो ही रहा है, ठीक है। तो इस बात को पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी एक्स्ट्रा एक बताए हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि दूध पुआ, दूध से बना हुआ पुआ, तो उसी को क्या कहेंगे, दूध पुआ। घर घुसना, तो घर में जो घुसा हुआ रहता है उसी को कहेंगे घर घुसना, ठीक है। ये सब मध्यम पदलोपी का एग्जाम्पल है। तो ये है समास का भेद, ठीक है। अब आपको लास्ट में वैसे लोग जो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेपीएससी मेंस में आपसे कि समास और संधि कर अंतर कर विवेचना करूं, ठीक है, तो उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा लास्ट में, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसके लिए आपको अंतर बतलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका संधि और ये है आपका समास। तो संधि किसको कहेंगे कि दुई बरन कर जोग से बनेला। वही समास कैसे बनता है, तो दुई या दू से बेसी पद मनक कर जोग से बनता है, जिसमें प्रत्यय कर लोप हो जाएगा या प्रत्यय विभक्ति कर लोप हो जाता है, ठीक है। संधि केवल तत्सम पद ने होवेला, ठीक है, तत्सम पद जो होता है उसी में संधि होती है। संस्कृत से लिया हुआ जो डायरेक्ट वर्ड होता है ना उसी को तत्सम कहते हैं, ठीक है। और समास जो होता है वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी पद मन में होवेला, ठीक है। संधि किसमें होता है, सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है संधि, ठीक है। और संस्कृत, हिंदी, उर्दू सभी तरह के पद में या शब्दों में समास का उपयोग किया जा सकता है। संधि के पद कर कोनो नाम नहीं होवेला, इसमें कोई पद नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि समास है, समास को भी हम लोग संधि विच्छेद कर सकते हैं, सम धन आस, ठीक है, सम जोड़ आस लिख सकते हैं, ठीक है, तो उससे बन जाएगा आपका समास। अब बताइए तो सम और आस का क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग तो नहीं है, कोई पद तो नहीं है ये, ठीक है। सम और आस जो हम लोग लिखे इसका कोई मीनिंग तो हुआ नहीं, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है संधि के पद का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है।
लेकिन समास के पद के समासिक पद का है ना, संधि का जो पद बनता है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, ठीक है। बस संधि विच्छेद किया जा सकता है, ठीक है, या संधि बोल सकते हैं। लेकिन समास का जो पद होता है उसका नाम होता है, जिसको कहते हैं हम लोग समासिक पद, ठीक है। यहाँ पर ये जो है कर कोनो नाम नहीं होला, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग को देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संधि कर शाब्दिक अर्थ मेल या जोग होवेला, वही समास कर सार्थिक अर्थ जो होता है वो संक्षेपण होवेला। अगेन यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है उसको आप लोग कैसे लिखिएगा, इस तरह से 6 वाला 6, छतरी वाला 6 लिखिएगा, ठीक है। ये सब का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे मार्क्स, ठीक है। आगे है संधि जब टूटेला तो उके संधि विच्छेद कहे ना, जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, ठीक है, पीत जोड़ अंबर तो पीतांबर हुआ। तो संधि जब टूटा तो उसी को संधि विच्छेद कहें। इसको जो पीत प्लस जो अंबर है ना, इसको हम लोग संधि विच्छेद कहेंगे। और समास के समय में क्या है कि समास के जब अलग करल जाएला तो ओके समास विग्रह कहे ना, ठीक है। देखिए यहां पर कैसे किए, पीत प्लस अंबर किए, और यहां पर जो पीतांबर था इसका विग्रह कैसे हुआ, पीत है जेकर अंबर, है के जगह पर आहे लिख सकते हैं आप, पीत आहे जेकर अंबर, तो उसी को कहा जाता है पीतांबर। तो ये है समास और संधि का अंतर। तो ये है आपको समास का फुल डिटेल्स। समास को अगर पूछा जाए कि समास का भेद क्या है, समास का उदाहरण क्या है, समास का जो परिभाषा क्या है, ठीक है, तो सभी चीजों को हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ दिया कि समास और संधि कर विश्लेषणात्मक वर्णन करूं, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा जो यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।